आईएनएस विक्रांत द प्राइड ऑफ इंडिया एक 45,000 किलो टन का वॉरशिप जो कि अपने साथ ना सिर्फ कई सारे MiG-29 कैरी करता है बल्कि कई तरह के मिसाइलें भी, और वो किसी भी टारगेट को इंगेज करके खत्म कर सकते हैं, वो भी कई 100 किलोमीटर दूर से एट देयर ओन लेजर टाइम। द अल्टीमेट प्रेडेटर एंड इनविंसिबल। बट ठीक इसी फ्लाइंग फोर्ट्रेस के नीचे एक बहुत बड़ी कमी है, अ ब्लाइंड स्पॉट, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद नेचर ने दी है, अ शैडो जोन। और इसी शैडो जोन में जो ये वॉरशिप है, इसके सारे सेंसर्स फेल हो जाते हैं, मेकिंग देम इफेक्टिवली डेफ एंड ब्लाइंड। और इसी कमी को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी ने एक प्रिसीजन टूल खरीदा है अमेरिका से, जिसका बस एक ही स्पेसिफिक जॉब है, टू हंट डाउन द सबमरीन, मीट MH-60R और द रोमियो। और रिसेंटली इसी हफ्ते इंडियन नेवी ने इसका जो फाइनल स्क्वाड्रन है ऑस्प्रे, उसको फाइनली जो फ्रंट लाइन वॉरशिप्स है उस पर डिप्लॉय करा जा चुका है विद ऑल 24 यूनिट्स। बट इस रोमियो को एक हेलीकॉप्टर बोल के डिसमिस कर देना एक बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी को पाने के लिए भारत को कई सारे टफ चॉइसेस लेने पड़े थे, जैसे कि अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना, नए दोस्त बनाना और खूब सारा पैसा। इट वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिक्स बट अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। और आज की वीडियो में मैं आपको एक हार्श रियलिटी के बारे में बताऊंगा कि क्यों हमने अपने जो पुराने पार्टनर है रशिया, उसको छोड़ के अमेरिका को चुना इस रोल के लिए। और मैं आज इस चीज को भी एक्सपोज करूंगा कि क्यों जो हमारी आर्मी है वो धीरे धीरे करके अपने आप को डिस्टेंस कर रही है रशियन डिफेंस हार्डवेयर से। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस रोमियो की कहानी स्टार्ट होती है 1970s से। उस टाइम पे सोवियत यूनियन काफी मजबूत था, उनका अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम था, खूब सारे पैसे थे खर्च करने के लिए, एंड वो उस टाइम पे अफगानिस्तान में नहीं उलझा था। एंड हेंस जो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करी वो काबिले तारीफ थी, और इसी के तहत उन्होंने ढेर सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जिनकी एंड्योरेंस अनलिमिटेड थी, वो काफी तेज थी, काफी गहरा गोता भी लगा सकती थी, एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे ज्यादा शांत थी। और रशियंस ने ये एक दो नहीं बल्कि इनकी मैसिव फ्लीट्स बनाई थी, जिसने कॉन्स्टेंटली जो अमेरिकन है उनके अंदर एक टेंशन लाती थी। और उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू भी होता है, जो सोवियत यूनियन है वो एक नई कैपेबिलिटी को अनलॉक कर लेता है कि सबमरीन्स के अंदर से ही वो कई सारी जो मिसाइल है वो छोड़ सकता है, वो भी 100 या 150 किलोमीटर दूर से। और ये डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि कोई भी जो अमेरिकन शिप्स होती थी उनके सोनार्स इतने ज्यादा केपेबल नहीं होते थे। एंड बिकॉज ऑफ होराइजन जो उनका रेडियस होता था वो लगभग 20 से 30 माइल तक का, एंड कॉन्स्टेंटली वो इसी डर में रहते थे कि कहीं से भी जो मिसाइल है वो उनके सर पे आ सकती है, और जब तक उनको पता लगेगा देन इट विल ऑलरेडी बी टू लेट। और इसी कमी को खत्म करने के लिए जो अमेरिकन नेवी थी वो एक प्रोग्राम चलाती है, द लैम्प्स, लाइट एयरबोर्न मल्टीपर्पज सिस्टम, जिसमें बेसिकली उन्होंने क्या करा कि जो एक शिप के सेंसर्स होते हैं वो ठूस दिए एक हेलीकॉप्टर के अंदर। सो इफेक्टिवली वो एक तरह की एक्सटेंशन थी, जैसे कि वो उसकी आंखें और काने, जो कि उस शिप से काफी दूर रह के भी काम कर सकती थी। बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि उस टाइम पे इतनी ज्यादा डेवलप थी नहीं, तो इसी काम को पूरा करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर को चुना गया। एक हेलीकॉप्टर के अंदर होते थे सारे सेंसर्स, माइक्स, जिसका काम होता था एक सबमरीन को ढूंढ निकालना, और इसके बाद एक दूसरे हेलीकॉप्टर को भेजा जाता था जिसके पास होते थे बस वेपन्स। बट सुन द यूएस नेवी रियलाइज्ड कि एक ही काम करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर रखना काफी ज्यादा कॉस्टली था, एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, जिससे जो एक कॉस्ट थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी हर साल। और इसी के तहत सन 2000 में उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उनकी नजर जाती है ऑलरेडी प्रूवन UH-60 हेलीकॉप्टर के ऊपर, जिसका निकनेम था ब्लैक हॉक। ये वही ब्लैक हॉक है जिसके ऊपर मूवी बनी थी ब्लैक हॉक डाउन। और ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, इसने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव करा हुआ था, ये काफी टफ था, क्रैश रेजिस्टेंट था, एंड अगर इसके ऊपर कोई गोलियां भी लग जाए तो ये तब भी उड़ सकता था। सो अमेरिकन नेवी ने इसको पकड़ा और इसके अंदर कई सारी मॉडिफिकेशन कर दी, जैसे इसकी सीट्स निकाल दी और उसके अंदर भर दिए कई सारे स्क्रीन्स और सर्वर्स, और जो उसके टायर थे वो थोड़े आगे कर दिए ताकि किसी भी वॉरशिप पे आराम से लैंड कर सके। और जो उसकी टेल होती थी उसको मॉडिफाई कर दिया ताकि वो शिप के हैंगर्स में आराम से फिट हो सके, फोल्ड होके। और जब इसको मॉडिफाई करा जा रहा था तो इसका बस एक ही काम था कि किसी भी सबमरीन को ढूंढ के सीधा खत्म करा जा सके। सो जब भी कोई वॉरशिप चलती है तो वो अकेले नहीं चलती, उसके साथ एक फ्लीट होती है, कई सारे डिस्ट्रॉयर्स, कैरियर्स एंड फास्ट अटैक शिप्स। बट ये अपने साथ खूब सारा नॉइज भी लेके चलती है, और जो कमी थी शैडो जोन की वो सारी की सारी शिप सफर करती है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एक ओशन होता है वो एक स्टैटिक नहीं होता किसी पॉन्ड या किसी लेक की तरह, उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती है, और जब शिप का सोनार इन लेयर्स के ऊपर पड़ता है तो वो कुछ लेयर पार करने के बाद बाउंस बैक कर जाता है। सो इफेक्टिवली किसी को ये नहीं पता होता कि कुछ लेयर के बाद क्या चीज हो सकती है, मेकिंग देम इफेक्टिवली ब्लाइंड एंड डेफ एट द सेम टाइम। और एक काफी ज्यादा डेंजरस फेज होता है किसी भी वॉर फ्लीट के लिए, क्योंकि हो सकता है जो दुश्मन है वो उसी के आसपास जो सबमरीन्स है वो कई
दिन पहले बिठा के रखा हो और टाइम आने पे वो कई सारी टॉर्पीडोज को छोड़ सकता है, इफेक्टिवली क्रिपलिंग द इंटायर वॉरशिप्स। सो इस केस में जो एक वॉरशिप की फ्लीट होती है वो अकेले ट्रैवल नहीं करती। उसको अगर कोई भी जगह पार करनी होती है या फिर उसको थोड़ा सा भी सस्पिशन होता है कि मे बी यहाँ पे एक एनिमी सबमरीन है, तो वो सबसे पहले इसी हेलीकॉप्टर को भेजता है, द MH-60R रोमियो, और वो उस एरिया पे होवर करता है कुछ टाइम के लिए। अगर थोड़े से भी साइंस आते हैं कि मे बी यहाँ पे कोई सबमरीन मौजूद है, तो वो चुपचाप एक डिपिंग सोनार को गिराता है, जो कि फिजिकली एक केबल से कनेक्टेड होता है हेलीकॉप्टर के अंदर। और उस टाइम पे जो हेलीकॉप्टर है आराम से होवर कर रहा होता है, और जो ये डिपिंग सोनार है ये इफेक्टिवली जो थर्मल लेयर होता है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो शैडो जोन होती है ये उसके ऊपर लाइट मार के दिखता है, ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे कोई सबमरीन है कि नहीं। और इस डिपिंग सोनार से कोई भी सबमरीन दुनिया की कहीं भी नहीं छुप सकती। जब ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे एक सबमरीन मौजूद है, तो तुरंत ये रोमियो कई सारे माइक को डिप्लॉय कर देता है, जो डूबते तो नहीं है बट पानी के ऊपर तैरते हैं, और सबका मुंह होता है सीधा समुद्र के अंदर। सो बेसिकली एक जाल बनाया जाता है और सारे माइक्रोफोन का बस ये काम होता है कि जो सबमरीन है वो कहाँ मूवमेंट कर रही है, उसका जो इंजन चल रहा है या फिर उसके अंदर कोई भी अगर आदमी बात कर रहा है तो उसको आराम से सुन सके। और इसके बाद जो उसकी लोकेशन है उसको ट्रायंगुलेट करा जाता है। बट टू बी श्योर ये बस एक जाल होता है, इसके ऊपर एक और जाल फैलाया जाता है जिसका नाम होता है मैड, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। सो बेसिकली सबमरीन एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मेटल होता है, एंड जो ये सेंसर होता है ये उस सबमरीन को नहीं बल्कि जो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, ये उसको डिटेक्ट करता है। और ये इतना ज्यादा एक्यूरेट सेंसर है कि कोई भी जो सबमरीन है वो इससे नहीं छुप सके, इतना सारा मेटल कैरी करने के बाद भी। और फिर इसके बाद स्टार्ट होता है फेज 2। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ कई सारे वेपन्स कैरी करता है, जैसे कि 2 MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडो। और जब इसको पता लग जाता है कि वहाँ पे एक सबमरीन मौजूद है तो ये दोनों की दोनों उसके ऊपर गिरा देता है। और ये टॉर्पेडो इतने ज्यादा एडवांस है कि इनके खुद के अंदर एक मिनी सोनार होता है जो कि खुद अपने एंड से सबमरीन को हंट करता है और लॉक करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट अमेरिकन के अंदर भी एक कहावत है, जब वेपन्स की बात आती है तो देयर इज नो सच थिंग एज ओवरकिल। और ये हेलीकॉप्टर 2 टॉर्पेडो के साथ साथ 4 हेलफायर मिसाइल भी कैरी कर सकता है, इन केस अगर कोई छोटी बोट या फिर कोई छोटी वॉरशिप है उसको टारगेट करना हो तो। और साथ में 2 50 BMG मशीन गन भी। बट एक सबसे बड़ा सवाल, जब ये हेलीकॉप्टर एक्टिवली एक सबमरीन को हंट कर रहा होता है तो सबमरीन वापस पलट के हमला क्यों नहीं करती? तो वेल, जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था तो सबमरीन के ऊपर बकायदा मशीन गन्स भी लगाई जाती थी किसी भी उड़ते एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए। बट सुन समय के साथ साथ एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली गई तो जो मॉडर्न सबमरीन्स है वो 100% रिलाई करने लगी स्टेल्थ के ऊपर, कि अगर आप फर्स्ट प्लेस में नजर ही नहीं आओगे तो आपके ऊपर हमला कैसे होएगा। और यहीं पे आके जो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था वो एक बहुत बड़ी कमी में भी तब्दील हो गया। अगर आज की मॉडर्न सबमरीन्स पकड़ी जाती है तो उनके पास एक ही रास्ता होता है, भागने का और छुपने का। और अगर वो रुक के अगर एंगेज करने लगी किसी भी वॉरशिप या इवन हेलीकॉप्टर को भी, सो इट इज एज गुड एज स्ट्रेटेजिक सुसाइड, क्योंकि इस टाइम पे जो वेपन्स है वो हेलीकॉप्टर के नहीं बल्कि उन्हीं वॉरशिप्स के खुलेंगे और जितनी भी फ्लीट है वो इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाएगी उस अकेली सबमरीन के ऊपर। सो इन अ समरी, जो ये हेलीकॉप्टर है ये ओशन का एक एपेक्स प्रेडेटर भी है और ये इम्यून भी है किसी भी काउंटर अटैक से। एंड द ओनली डिफेंस इज हाइड एंड प्रे, कि ये हेलीकॉप्टर तुमको ना देख ले। तो एक बात आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि अगर यही काम करना है तो ये एक वॉरशिप क्यों नहीं कर सकती? उनके पास तो ऑलमोस्ट काफी स्पेस होती है इतने कूल गैजेट्स और सेंसर्स को अपने पास रखने की, और वो कई सारे डिप्लॉय कर सकता है बहुत बड़े एक रेडियस को कवर करने के लिए। सो वेल, इट इज अ क्लासिक प्रॉब्लम। अगर कोई शिप किसी सबमरीन को हंट करने जाती है तो वो खुद भी शिकार बन सकती है, और जो वॉरशिप्स होती है वो काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट करती है, और कोई भी अगर सबमरीन होगी तो वो उसको 50 या 100 किलोमीटर दूर से देख सकती है। दे आर दैट लाउड। और इस केस में जो हेलीकॉप्टर है वो इम्यून रहता है, इनकेस अगर सबमरीन उसको हिट बैक भी करना चाहे तो वो चाके भी नहीं कर सकती। बट जो एक सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी वीडियो का, कि हमने इस टाइम पे रशिया को छोड़ा अमेरिका के लिए, जो कि हमारा एक 50 साल से पुराना पार्टनर था डिफेंस में, और वो हमारे साथ भी खड़ा था मुश्किल घड़ी के टाइम पे भी। तो वेल, द आंसर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और एक्चुअली जो इंडियन नेवी है वो रशिया का जो काउंटर पार्ट है कमोव के A-28 या उसका निकनेम हीलिक्स, इसको काफी टाइम से ऑपरेट भी कर रही है। और आपने इसको देखा भी होगा, इसके काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी है। इसमें कोई टेल रोटर नहीं होता बल्कि एक के ऊपर एक 2 रोटर्स होते हैं, द कोएक्सियल रोटर्स, जो कि देखने में काफी ज्यादा अलग लगता है बाकी हेलीकॉप्टर के मुकाबले। और भारत इसको 1980 से ऑपरेट कर रहा है अपने पुराने विक्रमादित्य और राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर से। और भारत ने इसको इसलिए रिजेक्ट करा क्योंकि जो ये हीलिक्स है इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है, द हैंगर क्वीन, क्योंकि हेलीकॉप्टर काफी पुराने हैं तो जो उसके स्पेयर पार्ट्स है वो रशिया से आने काफी ज्यादा मुश्किल हो गए हैं और प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो एंड टीडियस है। और ये तब की बात है जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई थी। और जो लार्ज परसेंटेज है इन रशियन हेलीकॉप्टर की वो
आज भी ग्राउंडेड है रिपेयर्स का वेट करने के लिए। और जितने भी नेवी के ऑफिसर्स हैं वो इफेक्टिवली इनको एक हैंगर क्वीन बुलाते हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा जगह घेरी हुई है बिना किसी काम के। इस टाइम पे जो आवर ऑफ द नीड है इंडियन नेवी के लिए, तो वो है एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसको बस एक बटन दबाते ही स्टार्ट किया जा सके। और जो ये रोमियो हेलीकॉप्टर है, इसको अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया की कई सारी मॉडर्न नेवीज एंड आर्मी ऑपरेट करती है। सो जिसका लॉजिस्टिकल सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड वाइड और काफी रिलायबल भी है। इसको आप इस कैसे समझ सकते हो कि एक तरफ है होंडा की बाइक, वो थोड़ी तो महंगी पड़ती है, ऑल्सो रिलायबल है, बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई चाइनीज बाइक मैन्युफैक्चरर जैसे कि CF मोटो खरीद ले तो उसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ना वो पूरी इंडिया में रिपेयर हो सकती, ना पूरी इंडिया में उसके स्पेयर पार्ट्स मिल सकते आसानी से, जो कि टाइम के साथ साथ और भी कॉस्टली बढ़ जाएगा। सेकंड जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन है कि भारत इसी हेलीकॉप्टर के साथ क्यों गया, तो वो है इसका इंटरऑपरेबिलिटी। सो सी जो अमेरिकन हार्डवेयर है, स्पेशली उनके डिफेंस हार्डवेयर, वो इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो काफी ज्यादा केपेबल है, बल्कि वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि वो कम्युनिकेट करते हैं अपने दूसरे सिस्टम्स के साथ, उनको रेगुलरली डाटा पास करते हैं, कोऑर्डिनेट्स पास करते हैं, और अगर कोई जॉब कोई दूसरा हार्डवेयर आसानी से कर सकता है तो वो उसको इन्फॉर्मेशन पास डाउन कर देते हैं। और सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है इस रोमियो हेलीकॉप्टर के ऊपर भी। सो बेसिकली भारत ने कुछ साल पहले एक प्लेन खरीदा था अपनी नेवी के लिए, द PA टाइप पोसाइडन, जो कि एक कमर्शियल बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है, बट इसको इस तरीके से मॉडिफाई करा गया है कि ये काफी सारे सेंसर्स और काफी सारे वेपन्स कैरी कर सकता है, वो भी एक सबमरीन को हंट करने के लिए। सो बेसिकली ये एक MH-60R है ऑन स्टेरॉइड्स, ऑन लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स। और अगर इनकेस इस हेलीकॉप्टर के अपने वेपन्स खत्म हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली उसको कम्युनिकेट कर सकता है एट अ डेजिग्नेटेड टारगेट, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता रशियंस के साथ। और जो ये मिसमैच है हार्डवेयर में, ये बहुत भारी पड़ता इन अ लॉन्ग टर्म। एंड जो लास्ट की लेट्स टॉक्ड अबाउट रीजन है इस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने का, जिसके बारे में भारत में कोई बात नहीं करता, तो वो है टेक ऑब्सोलेंस। सो हम अमेरिका को जितनी मर्जी गालियां दे ले कि उनके जो डिफेंस वेपन्स होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, एंड इट इज वेरी मच ट्रू, बट इस सेक्रीफाइस के साथ साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी आती है। जितने भी अमेरिकन हार्डवेयर होते हैं वो काफी ज्यादा लेटेस्ट होते हैं, एंड बिकॉज जो डेटा है वो कॉन्स्टेंटली फीड कर रहे होते हैं, तो जो अपडेट्स है वो रेगुलर रहते हैं इनके जेट फाइटर्स या इनके हेलीकॉप्टर या इनके कोई भी एसेट्स के अंदर। और जो ये MH-60 हेलीकॉप्टर है, ये एक फ्लाइंग डेटा सेंटर है जिसकी एक डिजिटल ग्लास कॉकपिट है और अपने साथ कई सारे स्मार्ट वेपन्स भी कैरी करता है, और इसको रेगुलरली अपडेट करा जाता है अमेरिकन कंपनीज के द्वारा। बट ऑन द अदर हैंड जो इसका रशियन काउंटर पार्ट है वो आज भी काफी पुराना है, काफी बल्कि है, काफी लार्ज है। ऑल्दो वो वेट तो उठा सकता है बट वो आज भी एनालॉग के जमाने में जी रहा है। और जो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है रशिया से अमेरिका की तरफ, ये कोई टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि हमने एक प्लान के तहत पहले इनका जो PA टाइप पोसाइडन है वो खरीदा, देन जो ये हेलीकॉप्टर की डिलीवरी है ये ली है, और अभी इस बात पे क्यास लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन MQ-9B गार्डियन जो एक बाय द वे ड्रोन है, भारत अब उसको भी परचेस करने वाला है। सो इफेक्टिवली जो ये हार्डवेयर है ये आपस में बातचीत कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो भारत है वो रशिया से दूर होकर अमेरिका के करीब आ सकता है अपने डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए। बट जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि भारत जो कि बाय द वे मार्स पे अपना सैटेलाइट भेज चुका है, कई सारे स्पेस प्रोग्राम्स हैं, वो अपना खुद का एक हेलीकॉप्टर को नहीं बना सकता सेम रोल के लिए, क्योंकि जो ये हेलीकॉप्टर्स है ऑल्दो काफी ज्यादा एडवांस है, बट दुनिया में हर चीज फ्री नहीं होती, और भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे हैं एक सुपर पावर को देने के लिए, जस्ट इसकी जो एक कैपेबिलिटी है वो हम हासिल कर सके। सो हमारा स्पेस प्रोग्राम तो है, बट हेलीकॉप्टर को सिंपली डिजाइन करना वो हमारे बस का नहीं। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइएगा, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी मैं आपके लिए अगले टॉपिक लेकर आऊँ और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।